हेलो भाई लोग, जय हिंद। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हम कामना करते हैं आप सब परिवार सुकुशल मंगल रहें, सकुशल मंगल रहें इस साल। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 करेंगे। सेट नंबर 11 हम लोग कर लिए थे। और आपको बता दें, जो सेट करवा रहे हैं टोटल 30 सेट करवाने हैं। 30 सेट करवाने के बाद मैं ग्रुप डी का सेट लाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें पहले तो मैं एडवांस शुरू करूँगा आज से, उसके बाद कुछ दिनों बाद 15 या लगभग 15 या 20 दिनों बाद मैं उसमें भी सीजीएल का सेट लेकर के आऊँगा, मैथ का ओनली। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या ये हो गया सेट आपका 12, सेट 12 प्रश्न संख्या 41, 42 जो प्रश्न देखते हैं। तो कहता है कि घड़ी में घंटे की सुई, घड़ी है, घड़ी में घंटे की सुई 12 से क्या बोलता है जी, 12 से 3 तक जाने में, देखिए घंटे की सुई 12 से 3 तक जाने में उसका तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो मान लेते हैं ये घड़ी है, तो यहाँ घंटे का सुई पहले था इस तरीके से, ठीक है। फिर 3 तक जाएगा तो यही कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो देखिएगा, तो कहता है ये जो क्षेत्रफल है यही बताइए, ये क्षेत्रफल कितना होगा। और ये घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो घड़ी की सुई की जो लंबाई है कहीं ना कहीं रेडियस है, वृत्त का क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब देखिए घड़ी की सुई छोटी होती है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसी क्षेत्र को पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर पूरा एक चक्कर लगाता है तो क्या बनता है, वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब पूरा का पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। अब देखिए भैया 360 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों, देखिए 90 डिग्री नहीं दिख रहा आपको, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, है ना। अब 360 डिग्री में 90 डिग्री करके कितना भाग में बट जाएगा, 4 भाग में। और 1/4 यही ना है जी, देखिए इसको अगर 4 भाग में बांटिएगा तो कैसे बटेगा, इस तरीके से बटेगा, है ना। तो 1/4 का निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक भाग का 1/4 का, तो 4 से क्या करेंगे, भागा देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कर लेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर है तो 7 × 7 और बटे 4, तो 7 × 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 × 7 77/2। इसको कीजिएगा तो 38.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है 42 है, वो प्रायिकता से रिलेटेड है। अब प्रायिकता हमको आता नहीं है। चलिए अगला 43 है, कहता है कि निम्न 4 संख्या है ABCD ऑप्शन में। कहता है निम्न में से कौन संख्या जो है, चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 24 से पूरी कट जाएगी। ए कटेगा, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो पहला तरीका है कि आप 24 से बारी सबको भागा दें, एक तरीका हुआ, जो करना नहीं है, टाइम टेकिंग है। दूसरा है कि 24 को आप 2 भागों में इस प्रकार तोड़ें कि उसका HCF मतलब महत्तम 1 हो। तो हम इसको तोड़ लेंगे 3 और 8 में, तो 8 × 3 = 24 होता है ना। महत्तम देखिए कितना होगा, 1 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या बताइए, 12 दूना 24, लेकिन 12 2 का HCF कितना होगा, HCF 2 हो जाएगा। HCF क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का HCF 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे HCF क्या होना चाहिए, HCF लिख देते हैं 1 होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 2 भागों में तोड़ना है। अब देखिए 3 और 8 हो गया 24 को। अब वे संख्याएं कट जाएगी 24 से जो 3 से भी कटेगा, जो 8 से भी कटेगा, जो 3 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये चारों में से जो 3 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, वो किससे कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। इसी तरीके से 12 का होता है कि 12 से कटने का तरीका क्या होता है, तो इसको तोड़िए 3 4 में, तो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, वो किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। तो 24 से वही हाल है, यहाँ भी HCF है। तो देखिए 3 से कटे और 8 से कटे, तो फिर वही प्रोसेस है, 3 से भागा दीजिए, नहीं वैसे नहीं करना है। 3 से कटने का तरीका होता है क्या, कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, जोड़ देने के बाद अगर वो 3 से कट जाता है तो कट जाएगा। देखिए जोड़िए, 4 4 8, 8 7 15, 5 20, 1 21, 4 4 8 7 15, 4 19 21, गलती जोड़ दिए थे, 4 4 8 7 15, 4 19 21। इसको जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, 20 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब जब 3 से ही नहीं कटा तो फिर ये गलत हो गया, होगा ही नहीं। दूसरा है 6 5 11 8 19, 8 27 2 29।
8 2 10, 8 18 5 23, अच्छा 29, 29 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ख़त्म कीजिए। 4 3 7 9 16, 16 7 23 और 6 29, ये भी नहीं कटेगा। अब लास्ट वाले को देखते हैं, 5 7 12 5 17, 17 2 19, 19 8 27, तो जोड़ने के बाद कितना आया, तो जोड़ने के बाद आया 27, और 27 देखिए 3 से तो कट रहा है। अब बात रहा 8 से कटेगा कि नहीं, इसको भी तो देखना है। तो 8 से कटेगा कि नहीं उसको देखने के लिए क्या करना होता है कि लास्ट का 3 डिजिट लीजिए। कितना डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट। हम जब पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल तो उसमें बताएंगे। तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए। 8 से कटने का तरीका होता है कि लास्ट का 3 डिजिट देखिए, अगर 8 से कट जाता है तो पूरा कट जाएगा। तो 8 से भागा देंगे, 8 6 48, 48 4 52, फिर 4 पे 8 48, तो 8 6 48, 8 6 48 कट जाता है, 8 से भी और 4 से भी, इसलिए 24 से कौन कटेगा, 5 7 5 2 8 कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए कहता है एक प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 600 मार्क्स है। ठीक है, और 600 मार्क्स में से 522 मार्क्स उसको पास करने के लिए ज़रूरत है, तो प्रतिशत कट ऑफ क्या होगा। देखिए भैया, टोटल मार्क 600 है, टोटल मार्क नहीं मार्क्स 600 है, उसमें से चाहिए कितना, 522। तो कहता है कि कितना परसेंट चाहिए, 522 मार्क्स चाहिए तो कितना परसेंट चाहिए, तो 522 टोटल मार्क्स कितना बटे 600 बटे गुने 100, ये तो परसेंट होता है। 522 मार्क्स चाहिए कितना में, 600 में, तो एक में 522 बटा 600, 100 में कितना गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 5 6 6 48, अच्छा 42 87% है ना। कट ऑफ क्या है, 87%। कहता है रेट है 8%, साधारण ब्याज है, समय 5 साल है, तो 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो भाई साहब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1980 गुने समय 5 साल है ना, और गुने दर 8 बटे 100, कहाँ दिक्कत है ना। इसको आगे ले चलिएगा तो हो जाएगा 1980 गुने 8 5 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौके 32, बाकी 3, 1976 और 3 79, 792 रुपया हमारा हो गया ब्याज। चलिए भाई साहब कहता है कि 15% को हानि पर 15% लाभ पर 9% हानि पर बेचने पर अंतर कितना होता है, 768 रुपया होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो 101 रुपया है। ठीक है, कहता है इसको 15% लाभ पे बेचिए। जब 15% लाभ पे बेचिएगा तो बेचिएगा कितना पे, तो 115 एक्स में बेचिएगा। अब कहता है इसको अब 9% हानि पे बेचिए, तो 9% हानि, 9 का हानि कितना हो जाएगा, 91 एक्स में बेचिए। अब कहता है ये दोनों का जो अंतर है, तो ये दोनों का अंतर कितना है ना जी, इधर 15 इधर 9, 15 9 24 एक्स, ये दोनों का अंतर कितना है, घटा के देखिएगा, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24 एक्स। अब अंतर है कितना, वो है आपका 768 का। तो एक्स बराबर क्या होगा, तो काटिएगा इसको, 24 24 3 72 और 24 48 32। तो कहता है मार्क प्राइस MP बताइए, MP मतलब कितना है, तो 100 एक्स, तो 100 एक्स का मान कितना 32, तो कितना हो गया 3200। चलिए भाई साहब अगला कहता है 2 समीकरण है, x - 4y बराबर 0 और 4x + 3y बराबर 19 है ना जी। इसका एक समाधान है, देखिए भाई साहब कहाँ बता दें, मिटा देते हैं तो बताएंगे। कहता है 2 समीकरण है, एक है x - 4y बराबर 0 और एक है 4x + 3y बराबर 19। इसका जो हल है, हल मतलब सॉल्यूशन समाधान, वो A और B है। क्या है, A और B। तो भाई साहब आपको बताते हैं, इस कंडीशन में समीकरण में जो x y का मान हम लोग निकालते हैं, तो x y का मान निकल के आता है, कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही है। तो x का मान देखते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, अलग अलग समीकरण में चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब है कि x और जो y है वो चर है। चर मतलब जो चल सकता है, जो चेंजेबल है। तो x y का मान थोड़ी ना निश्चित है, वो तो चेंज होते रहता है अलग अलग समीकरण के हिसाब से। तो x y चर है और उसका जो सोल्यूशन आया वही तो x y का मान हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या है, a और b, मतलब x के जगह a, तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस y के जगह b, 4b बराबर 0। फिर इसको क्या लिखेंगे, 4a + 3b बराबर 19।
अब भाई साहब इसमें क्या करना है, समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको बराबर करेंगे तो इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी सब जगह पूरा में 4 से गुना हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 4 गुने 4 है, 4 में से 4 गया कट जाएगा, 4 चौके 16 भी। अब देखिए यहाँ भी है माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 16 भी में से 3 भी गया तो क्या हो गया -19 भी, और 0 में से 0 गुने 4 0 में से 19 गया -19, तो बी में बराबर क्या हो गया 1। अब भाई साहब जब बी बराबर 1 हो गया तो ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर क्या होगा 0 + 4 भी, तो 0 + 4, अब बी का मान कितना 1 है ना जी, तो बराबर कितना हो जाएगा 4। अब ए बी का मान आ गया। अब कहता है भाई साहब कि ए बी बटे किसका मान निकालना है, a + 4 बी का मान बताइए हमको, है ना जी। तो a गुने बी, ए का मान 4 बी का मान 1, तो कितना हो गया 4 × 4, ए का मान 4 और फिर 4 बी, तो 4 का मान 4 बी का मान 1, 4/8 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। भाई साहब कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी औसत और प्रसरण बताइए। तो माध्य बराबर क्या होता है जी, सबसे पहले माध्य निकालना तो आसान है। तो माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, है ना। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n × n + 1/2, जहाँ n मतलब संख्या, कितना संख्या तक गया है, ठीक है। तो संख्या कितना होगा n, देखिए n × n + 1/2 होता है इसका योग, और जब संख्या बटे में करेंगे तो n बटा हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो n + 1/2, ये हमारा हो गया क्या माध्य। लेकिन भाई साहब प्रसरण निकालना है, क्या निकालना है प्रसरण। तो प्रसरण बराबर होता है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, है ना भाई साहब, माइनस प्रथम n संख्याओं के योग का वर्ग का औसत, इसका भी औसत, प्रसरण के वर्ग बराबर होता है। देखिए फार्मूला होता है प्रसरण का स्क्वायर बराबर प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग करना है स्क्वायर, फिर जोड़ना है, उसका औसत निकालिए, और माइनस प्रथम n संख्याओं के पहले योग करना है, फिर वर्ग करना है, और फिर औसत निकालना है, उसको घटाइए तो आ जाएगा। तो देखिए ये प्रसरण स्क्वायर बराबर होता है, देखिए निकालते हैं। तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इसको अगर अंक में लिखें तो 1 + 2 + ... + n स्क्वायर, है ना जी, सॉरी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, इस तरीके से। अब औसत है तो बटे n देंगे, माइनस प्रथम n संख्याओं का पहले योग करो तो n × n + 1/2, है ना जी, का वर्ग, तो वर्ग। अब औसत निकालना है भाई साहब, अच्छा वर्ग, हाँ औसत निकालना है, तो n से यहाँ भी क्या करेंगे भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रथम n, इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6, और n पहले से है तो n करेंगे, इसका क्या हो जाएगा जी, इसमें n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा n + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, n से n कट जाएगा, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेना है, मतलब पहले गुना कर लो हटाओ, तो इसको गुना कर लेंगे तो n + 2n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, और n + n × 1 1, यहाँ हो जाएगा +2n + 1, है ना जी, और इधर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर n स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना जी। और क्या हो गया, अरे भाई साहब इसको तोड़ लिए, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 का एलसीएम 12, कोई दिक्कत, तो 6 से भागा देंगे 12 में तो 2 बार में, तो यहाँ 2 से गुना होगा, और 4 से भागा देंगे तो यहाँ 3 से गुना होगा, कोई दिक्कत। चलिए आइए
इसको मिटाते हैं भाई साहब, लंबा जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए 2 2 4 n का स्क्वायर, पहले 12 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो दूना 4 n का स्क्वायर प्लस 2 गुना n क्या होगा 2n। देखिए 2 1 3 n और 3 दूना 6 n, डायरेक्ट लिखिए प्लस 2, यहाँ से माइनस 3n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस के माइनस -3 बस भाई साहब, -3 और माइनस 2n भैया 2 3 6n होगा ना, 6n ठीक है। अब देखिए भाई साहब 6n माइनस में 6n प्लस में कट गया, अब क्या बचा देखिए 4n स्क्वायर में 3n स्क्वायर गया तो n स्क्वायर और -3 प्लस 2 तो -1/12। अब देखिए एक किसका मान था प्रसरण स्क्वायर का, तो प्रसरण स्क्वायर का हो गया n स्क्वायर -1/12, तो प्रसरण बराबर क्या होगा √n स्क्वायर -1/12 है ना। ये देखिए प्रसरण मतलब विस्तार पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आपको मैं एक बात बता दूं, आप पहले वर्ग करो उसके बाद जोड़ो उसका मान निकालो, और पहले जोड़ लो फिर वर्ग करो उसका मान निकालो, डिफरेंस आता है कि नहीं, आता है ना जी। तो उसी का तो अंतर पूछ रहा है भाई साहब, उसी का औसत का अंतर पूछ रहा है, और कुछ अंतर है हैं। चलिए ठीक है, चलिए भाई साहब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है ना, और कॉट पी का मान दे रखा है 8/15। देखिए कॉट पी, तो कॉट पी यहाँ से लेंगे तो कॉट पी बराबर क्या होता है 8/15, तो कॉट पी बराबर होता क्या है, तो होता है आधार बटे लंब p/b। तो देखिए अगर ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, ये हमारा p होगा है ना जी, ये हमारा क्या होगा p होगा, और ये क्या होगा b होगा। b कितना है 8, तो b की जगह अगर ये भुजा 8 है तो p हमारा कितना होगा 15। अब भैया ये 8 है ये 15 है, तो ये कितना होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 289, और रूट अंडर करेंगे तो 17 होगा, ठीक है। अगर ये 8 यूनिट है तो ये 15 यूनिट है, तो ये कितना है 17 है। अब कहता है जो पी क्यू है वो 4 है, मतलब पी क्यू कितना यूनिट यहाँ पर दे रखे हैं हम, मेरे हिसाब से आया 8 यूनिट। तो 8 यूनिट कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 4/8 यानी 1/2 सेंटीमीटर से कहता है पी क्यू पी आर बताइए, तो इसका भी आधा कितना होगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 देखिए कहता है एक पिरामिड है जिसके आधार में एक वर्ग है, जो आधार देख रहे हैं वर्ग है। भैया 3D पिक्चर है, हम 2D में बनाए हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बगल में फिर भी दिखा रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा, तो उसको देख के इसको इमेजिन कर लीजिए। तो ये 3D फिगर है, ठीक है, 3D फिगर इस तरीके से। और नीचे बेस क्या है, तो नीचे बेस है आपका वर्गाकार, तो वर्गाकार बेस है। और देखिए इसका हाइट है, जो ब्लू वाला है इसका हाइट है, हाइट रहता है बीच में, अगर लकड़ी का है तो फाड़ के बीच में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको हम दिखा दें हाइट क्या होता है, जैसे बोतल है, ठीक है, सपोज एक पिरामिड है, तो इसका हाइट हम यहाँ से नहीं लेंगे बल्कि यहाँ से लेंगे, यहाँ बीच से लेकर के और यहाँ से, समझ रहे ना। तो इसका जो हाइट है कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, ये 16 है भाई साहब। अब देखिए भैया ये जो है ना ये चारों के बीच में होता है, सेंटर में होता है, तो सेंटर में होता है टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, तो टोटल यहाँ से यहाँ है 8, तो इधर क्या बचा 4, इधर हमारा हो गया 4। अब देखिए अब यहाँ जो होता है वो 90 भी होता है साथ साथ में, चूँकि लंब है, हाइट है, हाइट लंब पे होता है 90 पे होता है, तो चूँकि 90 है तो लंब हो गया या धार हो गया, तो ये जो हमारा है वो त्रिभुज का क्या हो गया कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण। इसका लंबाई क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 272, तो हो जाएगा अंडर रूट 17, ठीक है। 16 × 17 272 होता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या इसका मतलब फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 1/2 गुने आधार का परिमाप। देखिए क्षेत्रफल निकालना में क्या करना होता है, किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका परिमाप निकालिए, उसमें हाइट से गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल, चाहे आयत का हो किसी भी चीज़ का हो, परिमाप निकाल के घन का हो घनाभ का हो कुछ का भी हो। तो आप क्या कीजिए इसका आधार लीजिए, आधार का परिमाप, तो 8 दूनी 16 8 24 8 चौके 32 गुना हाइट कर दीजिए,
तो हाइट नहीं करना होता है इसमें, हाइट नहीं, इसमें होता है ए होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। एल बराबर कितना 4√17, ठीक है। तो इसमें एल लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 17। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 8 का स्क्वायर, आधार में वर्ग है तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16 चौका 64√17। 64 दोनों जगह है तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 प्लस √17। दिक्कत है। चलिए किस रकम पर साधारण ब्याज 3.5% की दर से 4 साल में 70 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज 70 रुपया होगा तो ब्याज बराबर मूलधन निकालना है गुने समय 4 साल गुने दर कितना है 3.5%। 3.5% को क्या लिखेंगे 7/2 और गुने 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से काटेंगे तो 7 दहें के 70, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 200 काटेंगे तो 2 पचे 10, ये बराबर क्या 100 गुने 5 क्या हो गया 500, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न, दो बराबर रकम को एक को 10% पे और दूसरे को, देखिए दो बराबर रकम है, मान लेते हैं दो बराबर रकम है पी, ठीक है। कहता है दोनों को 10% पे दे दो, समय एक का 4 साल और एक का 5 साल। एक का समय रहेगा 4 साल, एक का रहेगा 5 साल। तो जो ब्याज का अंतर है वो 220 रुपया है। तो प्रत्येक राशि कितना है, ब्याज का अंतर कितना है 220 रुपया। तो ब्याज कितना होगा इसका, देखिए ज़्यादा ब्याज किसका होगा, इसका होगा, है ना जी। अच्छा इसी को लेते हैं 5 साल ले, इसी को लेते हैं 4 साल, ठीक है। तो ब्याज का अंतर दे रखा है तो पहले ब्याज निकाल के अंतर निकालेंगे घटा करके। तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना जी। तो इस क्या हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर, परसेंट रहने देते हैं, बटा अगर हटाएंगे तो बटा 100 हो जाता है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। होता कितना है 220 रुपया। देखिए दोनों में कॉमन क्या है P 10%, P 10%। तो P 10%, 10% क्या लिखेंगे 1/100, तो बचा क्या हमारा 5 माइनस 4 बराबर 220। 10% को क्या करेंगे कट गया, P बराबर 220 गुने, देखिए 5 में से 4 गया, क्या बचा हमारा 1 तो ख़त्म हो जाता है इसे भी गुना में, और 10 गुने 220 क्या हो जाएगा 2200 रुपया मूलधन हो गया, ठीक है। चलिए भाई साहब कहता है कि 3 क्रमिक संख्याएं मतलब 3 लगातार संख्याएं, 3 लगातार धनात्मक संख्याएं के वर्गों का योग 365 है। तो लगातार संख्या है तो एक को x मान लीजिए, दूसरे को x+1 मान लीजिए, तो तीसरे को क्या होगा x+2। तो कहता है इसके वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करेंगे, लीजिए वर्ग कर लिए, इसका वर्ग करेंगे, इसका योग कीजिए, योग कर दिए तो होता कितना है 365। तो कहता है संख्याओं का योग निकालिए, मतलब इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, सबको जोड़ के बता दीजिए। तो एक तरीका था हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका है हमारा क्या करना है, देखिए 3 संख्या ऐसे मानते हैं, अगर मान लेते हैं एक संख्या x है तो दूसरा x-1 होगा, तीसरा x+1 होगा। देखिए लगातार है कि नहीं, x-1 में 1 जोड़िएगा x बचेगा, इसमें 1 जोड़िएगा तो लगातार हो गया। लगातार ऐसे ना एक अधिक होता है। तो इसके वर्गों का योग, ये भाई साहब तो वर्ग कर लीजिए, लीजिए योग कर दीजिए, कितना होता है 365। अब यहाँ से बनाएंगे तो x² + 1 - 2x प्लस x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। देखिए भाई साहब 2x से 2x कट गया और कटेगा x² प्लस x² प्लस x², फिर x² 1 + 1 2 के उधर भेजेंगे अगले साइड तो 365 - 2 कितना हो जाएगा 363। तो x² बराबर 3 जाकर भागा देगा तो 121, तो x बराबर क्या होगा 11। तो 3 संख्या कौन कौन बनेगा हमारा, 3 संख्या जो बनेगा लाइए इस तरीके से, एक बनेगा 11, एक अधिक, अरे नहीं भैया x बराबर 11 ना है ना, तो ये इसका बराबर हो गया 11, फिर 11 से कम गया 10, 11 में एक अधिक गया 12, इसको जोड़ दीजिए भाई साहब। तो 10 11 21 12 33 हमारा उत्तर हो गया। चलिए भाई साहब कहता है 2560 रुपया 25% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर पर 6 माह का रकम बताएं। लीजिए रकम मतलब क्या बताना है भैया, मिश्र धन। तो कैसे बताएंगे, देखिए कितना है मेरे पास 2560 रुपया है, रेट कितना है, देखिए जो रेट है वो है 25% और समय है
वो है 6 महीना। अब क्या कहता है, यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तिमाही है, क्या है, तिमाही। तिमाही का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे वार्षिक होता है तो 1 साल पर ब्याज जुटता है, तिमाही मतलब 3 महीना पे ब्याज जुटेगा। अब सोचिए, और जब 3 महीना पे ब्याज जुटेगा तो ये जो हमारा दर है, देखिए समय कितना है, तो 3 महीना पर दर जुटेगा तो 6 महीना में कई बार जुटेगा, तो 3 से भागा देंगे तो 2 तिमाही होता है 6 महीना में, कै तिमाही होगा, 2 होगा। क्लियर। अब देखिए भैया, ये तो 25% 12 महीना का है, तो 1 महीना का 25/12, अब 3 महीना पे लग रहा है तो 3 महीना का, तो 1 महीना का 25/12%, तो 3 महीना का 3 से गुना कर देंगे, तो 25 बटा क्या हो गया, 4%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/4, अब परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 25 चौका 100, तो यहाँ से क्या बना, 1/16। तो रेट हमारा क्या हो गया, 1/16 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है जो हमारा मूलधन है वो 2560 रुपया है। अब 2 तिमाही है, तो पहला तिमाही, दूसरा तिमाही ब्याज लगना है, कितना लगना है ब्याज, 25/4%, इसी को क्या बोलेंगे, 1/16 लगना है ब्याज। तो जब इसका 1/16 लीजिएगा तो क्या बचेगा जी, 16 बार में कट जाएगा, 1 0 160 रुपया, और इसको 160 रुपया। फिर इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 160 का 1/16 तो 10, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 16 दूनी 32, मतलब 320, और 10 330। अब कहता है भैया रकम बताओ, मतलब मिश्रधन, तो 2560 मूलधन हो गया, इसमें 330 रुपया ब्याज जोड़ दीजिए, जब मिला करके सब मिला करके ये हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, चलिए भाई साहब, कहता है 2 रेलगाड़ी जो समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है मतलब है एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो दूसरा भी रेलगाड़ी इधर जा रही है। ठीक है, कहता है एक जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और एक 22 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कहता है एक दूसरे को 1 मिनट में पार करती है, मतलब एक ही तरफ जा रही है फिर भी पार कर रही है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्पीड है, तो 1 मिनट में पार कर लेती है। तो समय कितना है, 1 मिनट। ठीक है, तो पहली गाड़ी की लंबाई 125 है, दूसरी गाड़ी का लंबाई क्या थी, देखिए भैया, पहली गाड़ी का लंबाई, देखिए जब भी ट्रेन पार करेगा, चाहे एक दिशा में पार करे चाहे समान दिशा में पार करे, मतलब 2 ट्रेन है, अगर ऐसे भी पार करेगा तो भी, और अगर ट्रेन इधर जा रहा है तो ऐसे पार करेगा तो भी, दोनों कंडीशन में जो दूरी होगा दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा। याद रखिए, 2 कंडीशन बनता है, एक कि अगर 2 ट्रेन है, ये दोनों इंजन है, इस तरीके से जाएगा तो जो लंबाई तय करेगा दूरी, वो तो दोनों ट्रेन का जो लंबाई होगा जोड़ेंगे वो दूरी तय करेगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो भी उसका दूरी दोनों का योग के बराबर होगा। तो दूरी तय कितना करेगा, दोनों ट्रेन का लंबाई के बराबर। तो एक ट्रेन का लंबाई तो कितना है, 125 है, दूसरे का नहीं पता है तो x मान लेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। अब बताइए भैया, एक रेलगाड़ी दूसरे के पीछे जा रहा है तो स्पीड कमेगा कि बढ़ेगा, तो स्पीड कमेगा ना जी, तो अपेक्षित गति के क्या निकालेंगे, घटा करके, तो 40 में से 22 गया 18। अब बताइए भैया एक चीज़ हमको बताइएगा, ये मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, अगला समय आपका क्या है, मिनट में है, तो किलोमीटर में है, सॉरी मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ट्रेन की लंबाई भी तो मीटर में आएगा ना। अब बताइए, ऐसा नहीं होगा, 5-5 किलोमीटर का ट्रेन थोड़ी ना होता है, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन देख के देखिएगा। तो इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 हो जाएगा। समय कितना है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना जी। अब देखिए काटिएगा, 18 से 18 कट गया, तो x बराबर क्या होगा, 60 × 300, और 125 इधर आके माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 175 मीटर दूसरे ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है एक धनराशि है, उसको हम बांटते हैं अंजू मंजू संजू, दूसरा खतरनाक नाम है, अंजू मंजू रंजू। देखिए भैया, ए से अंजू, एम से मंजू, आर से रंजू। ठीक है, अंजू मंजू रंजू 3 आदमी है। इस प्रकार बांटा जाता है कि रंजू को अंजू से 5000 अधिक, देखना ही पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे, रंजू को अंजू से 5000 अधिक, तो रंजू को अंजू से 5000 अधिक, तो अगर इसको मिलेगा x तो इसको कितना मिलेगा, x + 5000, है ना जी। अब क्या कहता है, और मंजू की राशि रंजू से,
2000 कम है। मंजू को जो मिला रंजू से 2000 कम मिला, तो इससे 2000 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, x + 3000 है ना जी। तो इसको इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, तीनों दे रखा। अब कहता है अंजू और मंजू के बीच के राशि का अनुपात, अंजू और मंजू, तो कहता है अंजू अनुपात मंजू बताइए। तो इसका हो जाएगा x अनुपात x + 3000 है ना। तो ऑप्शन देखिए ए 2:3 कटेगा, जो 2:3 होगा नहीं कटेगा। अब देखिए x का मान यहाँ कुछ भी रखिएगा ना तो अलग अलग मान रखिएगा तो अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ 1000 रखिएगा तो यहाँ 1000 3000 कितना आ जाएगा, 4000, तो 1:4। यहाँ 2000 रखिएगा तो 2 आएगा, और 2 3 5 तो 2:5 हो जाएगा। मतलब x का मान कुछ होना चाहिए था फिक्स, लेकिन नहीं है। तो इस प्रकार से कोई नहीं होगा, अपर्याप्त आंकड़े, इनसफिशियंट डेटा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए, कहता है एक दुकानदार को एक वस्तु 640 में बेचने पर 20% की हानि होता है। देखिए भैया 20% का हानि हो गया, मतलब 20% का हानि मतलब 20/100, इसको 1/5 भी ले सकते हैं, तो हम 20/100 लेते हैं। इसका मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, या फिर इसको 100x मान लें, 100 रुपया ही मान लेते हैं, दिक्कत होगा तो बोलिएगा x मान के बनाएंगे। तो यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसको 20% हानि में बेच दिए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया, यानी 80 यूनिट, x है तो x, यूनिट है तो यूनिट, 80 यूनिट। अब विक्रय मूल्य है कितना, तो विक्रय मूल्य है कितना, 80 यूनिट कितना को 640 रुपया है ना जी। तो 1 यूनिट कितना हुआ, 8। जब 1 यूनिट 8 हुआ तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट, तो 100 × 8 क्या हुआ, 800। अब कहता है इसको 10% लाभ पे बेच दीजिए भाई साहब। तो जब इसको 10% लाभ पे बेचिएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 800। अब देखिए 800 का 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 अगर क्रय मूल्य है तो 1 बढ़ा के, यानी 11/10 बताए थे। तो 800 का 11/10, 80 से 80, 0 से 0 कट गया, 80 × 11 880 रुपया। तो कहता है कि अब विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। देखिए पहले कितना में बेच रहा था, 640 में, अब कितना में बेच रहा है, 880 में, तो कितना बढ़ाना चाहिए। तो 80 में से 40 गया 40, इधर 20, तो बढ़ा किस पर, 640 पे, तो 640 यहाँ लिखेंगे, 100, 0 से 0, 0 से 0 है ना जी, 24/64 यही ना पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, हाँ। अब हो जाएगा 8 × 24, 8 × 8 64, 3/8, 3/8 सही लिखे ना जी। 3/8 को जब परसेंट में बदलेंगे है ना जी, परसेंट में बदलेंगे तो आएगा 37.37%। ये हम परसेंटेज के फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर यही पढ़ाते हैं कि कितना बटे 8, कितना बटे क्या क्या होगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज तो फ्रैक्शन। भाई साहब कहता है राकेश ने एक कलाई घड़ी अंकित मूल्य से 20% छूट पे ख़रीदा। तो मान लीजिए घड़ी का मूल्य है 100x, अब 20% छूट पे ख़रीदा, तो ख़रीदा कितना में, 80x में। अब कहता है उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। अब ससुरा 100 की चीज़ 80 में खरीद के बेच कितना में दिया, 15%, अंकित मूल्य से 15% ज़्यादा। तो अंकित मूल्य 100 है, इसका 15% ज़्यादा, तो कितना में बेच देगा, 115x में, ठीक है। तो कहता है कि उसे मौलिक लागत पर कितने % का लाभ हुआ। भैया लागत से कितना % का लाभ हुआ है ना। तो 80x में खरीदा, 115 में बेचा, तो 35x का फ़ायदा हुआ कितना पे। अगर x नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 का फ़ायदा हुआ 80 पे, तो 100 पे कितना, तो 20 चौक 20 25 100, 20 चौक 80, यहाँ से 5 25, अपन 15 17, 175/4, तो 4 से भागा देंगे, 4 चौक 16, 1 17, 1 और 5, तो 1 5, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, कितना हो जाएगा, 43.75%। चलिए भैया अगला प्रश्न है, कहता है 2/3 और 3/5 के बीच प्रमेय संख्या कौन सा होगा। ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए कहता है 2/3 और 3/5 के बीच का प्रमेय संख्या। देखिए 2/3 को हम क्या बोलेंगे, भागा देंगे तो आएगा 0.66, 3/5 को तो आएगा 0.60, इसके बीच में। अब देखिए ऑप्शन ए है 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। ऑप्शन बी है
2/5, 50% नहीं भैया, 0.50। 2/5 क्या होता है? 2/5 होता है 0.40 और सी है 4/7। तो जब 4/7 करेंगे तो इसको हो जाएगा 0.35, 35, 5, 40, 49, 0.57। सही है गलत है जी? 35, 5, 35, 5, 49, ठीक है। तो इसके बीच का परिमेय संख्या 0.2/3/5 है ना, 60 से आगे, तो कौन सा है जी? ऐसे चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 61 कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अनुज, विक्रम और समीर एक काम को 20, 30 और 60 दिन में करता है। अनुज, विक्रम, समीर एक काम को एक करेगा 20 दिन में, एक करेगा 30 दिन में और समीर करेगा 60 दिन में, ठीक है। तो कुछ काम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं तीनों का एलसीएम लेके 60 काम है। तो ये 60 काम को एक अनुज करता है 20 दिन में, तो एक काम 3 दिन में क्षमता हो गया, इसका 2 क्षमता हो गया, इसका क्षमता 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है भाई साहब, कहता है अनुज अकेले कार्य करता है और प्रति तीसरे दिन वह विक्रम और समीर का सहायता लेता है। मतलब देखिए, मान लेते हैं पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पाँचवा दिन है और छठा दिन है, ठीक है। चलिए इसको आगे लेंगे। पहला दिन अनुज अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी अनुज अकेले काम करेगा, तीसरा दिन अनुज तो करेगा ही करेगा, विक्रम और समीर को भी बुला लेता है। फिर चौथा दिन फिर अकेले करेगा, पाँचवा दिन फिर अकेले करेगा, जब छठा दिन होगा तो फिर अनुज अकेले रहेगा नहीं, विक्रम और समीर को बुला लेगा। देख रहे हैं? तो यहाँ से आप देखिएगा कि हर 3 दिन पे एक चक्र बन रहा है। देखिए, एक चक्र, 2 चक्र, काम तो दोनों जगह बराबर हुआ। तो यहाँ से हम समझ गए, क्या समझे? कि एक साइकिल हो रहा है, मतलब एक चक्र। कितना दिन समय लग रहा है? 1, 2, 3 दिन, 3 दिन का समय लग रहा है। काम कितना हो रहा है? पहला दिन ए अगर अकेले काम करेगा, फिर अनुज, तो अनुज का काम करेगा 3 दिन, फिर का काम 3 दिन, 3 काम अगले दिन भी। तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करेगा, 3, 2, 5, 1, 6 काम होगा। तो 3 दिन में सब कितना काम हो गया? तो 6, 6, 12 काम हो गया। कितना काम हो गया? 12 काम। और काम कितना करना है? 60। तो 5 चक्र लगवा दो, 5 चक्र, तो 3 5 15 दिन हुआ और 60 काम हो गया। तो कहता है पूरा काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में होगा हमारा। दिक्कत है? बोलिए। चलिए भैया अगला समझिएगा। कहता है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 साल है। तो 40 विद्यार्थी था, उसका आयु कितना साल था? 15 साल। तो मान लेते हैं ये 40 स्टूडेंट है, इसका औसत आयु था कितना? 15 साल। कहता है 10 विद्यार्थी और आ गए। कितना आ गए? 10 विद्यार्थी और आ गए, ठीक है। अब बताइए भाई साहब, पहले 40 विद्यार्थी था तो औसत 15 था, तो योग कितना होगा? तो इसका योग कितना होगा? तो 15 × 40 यानी 600 साल। कोई दिक्कत? अब कहता है 10 विद्यार्थी और आ गए, तो 40 और 10 हो कितना गया? 50। तो औसत जो है 0.2 ईयर बढ़ जाता है, किसमें? सब में। तो 0.2 बढ़ गया। तो पहले 15 था, अब 0.2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 15.2। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 × 152, 2 5 10, 15 5 75, 1 76, 760 साल। देखिए, जब 40 विद्यार्थी था तो योग कितना था? 600। और जब 50 को हो गया तो योग कितना हो गया? 760। तो 50 विद्यार्थी के उम्र के योग में से 40 विद्यार्थी के उम्र का योग घटाएंगे, यानी 760 में से 600 घटाएंगे तो क्या हुआ? 160। ये किसका हो गया? 10 विद्यार्थी के उम्र का योग। अब औसत निकालना है, तो योग बटे संख्या 10 बराबर कितना हो गया? 16 साल। समझ रहे हैं? चलिए आगे, इसी को एक और तरीका से समझते हैं। कहता है भैया जब 40 विद्यार्थी था तो इसका औसत कितना था? 15 साल। और जब 10 और बढ़ गया, है ना, क्या हुआ? 10 बढ़ गया तो 0.2 साल बढ़ गया सब में। तो देखिए भैया, पहले 40 था, अब 10 बढ़ गया, कितना हो गया? 50। अब कहता है 0.2 साल बढ़ गया, तो 0.2 साल बढ़ा दिया, तो 50 दूनी 100, कितना साल हो जाएगा? 10 साल। तो 10 साल हमारा कौची हुआ? बढ़ गया। 10 साल उम्र बढ़ गया। तो 10 साल उम्र बढ़ गया किसके? 10 साल उम्र क्यों बढ़ा? अगर नया वाला विद्यार्थी नहीं आता तो उम्र बढ़ता नहीं। तो 10 साल किसका बढ़ा? नया विद्यार्थी का। तो 10 साल बढ़ा नया विद्यार्थी का, ठीक है। कोई दिक्कत?
है। अब 10 साल बढ़ा नया विद्यार्थी का, तो नया विद्यार्थी की संख्या कितना 10, तो 10 विद्यार्थी में 10 साल बढ़ गया, तो एक विद्यार्थी में 1 साल, समझ रहे हैं ना जी। तो 10 विद्यार्थी का जो बढ़ा उसका योग कितना 10 और संख्या 10, तो कितना बढ़ा एक विद्यार्थी पे 1 साल, है ना जी। तो औसत बोल रहा है कितना हो जाएगा, तो 1 साल बढ़ेगा तो 15 1 16 साल। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए भाई साहब, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक रखता है। बस भैया यही प्रॉब्लम जो बार बार हमारे पास आता है, डेली 2-3 क्वेश्चन इस पे आता है। कहता है अपने दुकानदार अपनी वस्तुओं को कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक रखता है। तो भाई साहब 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, मतलब अगर लागत मूल्य 10 है तो कितना बढ़ा कर रखता है, 3 बढ़ा के 13, 10 का 30% 3 बढ़ा के 13 रखता है। लेकिन नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। छूट किस पे मिलता है? छूट मिलता है MP पे, मार्क प्राइस पे। 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 का छूट, मतलब अगर 10 रुपया लिख रखा है तो इसमें 1 का छूट दे कितना बेचेगा, 9 में। अब देखिए यहाँ मार्क प्राइस 13 है, यहाँ 10 है, बराबर करेंगे तो यहाँ 10 से गुना करेंगे, यहाँ 13 से गुना करेंगे, यहाँ 10 से गुना किए तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, यहाँ 13 से तो यहाँ भी 13 से। क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 117 रुपया हो गया, और मार्क प्राइस कितना हो गया 130 रुपया। तो कहता है भाई साहब इसका लाभ परसेंट, वास्तविक लाभ परसेंट। अब देखिए 100 रुपया में ख़रीदा है, 117 में बेच दिया, तो लाभ कितना का 17 का, 100 में 17 का लाभ 17%। ठीक है, चलिए कहता है देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जबकि B उसी दीवार को 3 दिन में तोड़ सकता है। देखिए भैया अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं A एक दीवार को 8 दिन में बनाता है, इस तरीके से, कहाँ से, चलिए A जो है एक दीवार को 8 दिन में बनाता है, और B उसी दीवार को तोड़ने वाला काम है, तो माइनस कर दिए, लिख दिए हैं समझने के लिए। B उसी दीवार को कितना दिन में तोड़ देता है, 3 दिन में तोड़ देता है, मतलब तो ऐसा समझते हैं दीवार को जगह हटा करके हम ईंट रख लेते हैं, क्या ईंट। तो हम ऐसे समझेंगे कि A जो है एक दीवार को, A जो है 8 दिन में कुछ ईंट लगाता होगा, है ना। अब B उतना ईंट को 3 दिन में हटा दिया वहाँ से तोड़ करके, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 8 का एलसीएम 24 काम था, या 24 दीवार था, या 24 ईंट था, 24 ईंट लगाना था। अब 24 ईंट को A जो है 8 दिन में लगाया, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 3 ईंट। अब देखिए जब B आया हटाने वाला, तो ससुराल 24 ईंट को 3 दिन में घसका दिया, तो एक दिन में कितना तोड़ा होगा, तो 3 × 24 ईंट। मतलब लगाने वाला दिन भर में 3 ईंट लगा रहा है, 3 दीवार बना रहा है, और तोड़ने वाला 8 ईंटा या 8 दीवार तोड़ दे रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है A ने 4 दिन तक काम किया। अब बताइए जब A 4 दिन तक काम किया, 4 दिन, तो 4 दिन क्या किया, लगाया होगा। तो एक दिन में 3 ईंटा लगाता है, तो 4 दिन में कितना लगा दिया, 12 ईंट। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है उसके बाद B A के साथ 2 दिन तक काम किया। आगे B A के साथ 2 दिन तक और काम किया। अब देखिए B जो है A के साथ काम किया, है ना, 2 दिन, तो A भी काम किया, B भी काम किया। कई दिन किया, 2 दिन। तो समझना है A 2 दिन काम किया होगा, तो 3 दूना 6 ईंटा लगाया होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 12 ईंटा पहले लगल था, 6 गो, अब तो 12 6 कितना हो गया, 18। और B जब 2 दिन काम कर रहा था तो ईंटा घसका देता है, दीवार तोड़ता है, तो एक दिन में 8 तोड़ता है, तो 2 दिन में, तो दो दिन में कितना तोड़ेगा, 8 दिन 16। मतलब एक कुल मिला करके 12 6 18 ईंट लगाया था, अभी 16 ईंटा घसका दिया। अब दीवार में कितना ईंटा बचा हुआ है, 2 ईंटा। कोई दिक्कत है? अब क्या पूछता है, ये अकेले बाकी बची दीवार को कितने दिन में बनाएगा। देखिए भैया 24 बनाना था, मतलब 24 ईंट लगाना था, 24 में 2 लगा हुआ है, तो लगाना कितना है, तो 24 में से 2 घटाएंगे, 22 दीवार बनाना है या 22 ईंट लगाना है। किस क्षमता से लगाएगा ये अकेले, 3 की क्षमता से। तो 7 या 21, 7 सही 1/3 दिन लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक और है, कहता है एक मोटर कार 12 घंटे में यात्रा पूरी करता है। कोई डिस्टेंस है उसको 12 घंटे में, कहता है पहली आधी दूरी वह 22 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर, और आधी दूरी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। दूरी ज्ञात करो। देखिए मान लेते हैं कोई दूरी है, वो है
100x किलोमीटर, ठीक है। कहता है इसका आधा दूरी, इसका आधा दूरी कितना होगा 50x। किस स्पीड से चलता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना है 22 के स्पीड से चला। और इसका आधा दूरी कितना बचा, आधा दूरी 50x किलोमीटर, 26 के स्पीड से चला। और कुल समय कितना लग गया 12 घंटा। अब यहाँ भी 50x, यहाँ भी 50x, तो 50x कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/11 बटे 1/13 बराबर 12। दिक्कत है हाँ। अब देखिए क्या करेंगे, इसको अगले साइड भेज देंगे, तो इधर हो जाएगा 12 13 का एलसीएम हो जाएगा 143, क्या हो जाएगा जी 13 143, 11 से भागा देंगे 13, इधर 11 है ना जी। इधर जो हमारा हो जाएगा क्या 12 गुने 2 बटे कितना हो जाएगा 50। आइए ऊपर आते हैं, 13 कितना होगा 24 बटे 143 बराबर 12 दूनी 24 बटे 50। कोई दिक्कत 24, अरे भैया कहना गया जी, x कहाँ चला गया जी, यहाँ 50x है, ठीक है। 24 से 24 घट गया, एक बचा 50x गुने 1, तो 50x बराबर क्या हो गया 143 है ना। तो कहता है दूरी बताओ, दूरी कितना माने थे 100x, तो 100x में से इससे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर दूरी, जब इधर 2 से तो इधर 2 से, तो 2 8 6 286 किलोमीटर दूरी था दोनों के बीच में। चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। भैया 20% का मतलब क्या होगा 1/5, तो 20% का जो मतलब होगा वो होगा 1/5। तो आयत का लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, गुना करने के बाद क्षेत्रफल आता है। तो लंबाई मतलब पहले 5 था, तो अब 5 का 20% 1 बढ़ाएंगे 6 हो गया, नहीं 6 लंबाई ना बढ़ा जी, तो 5 से 6 हो गया। और चौड़ाई 25% बढ़ेगा, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5। क्षेत्रफल क्या होगा, पहले क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, 5 चौके 20, अब 6 5 30, कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया कितना पे 20 पे, तो 100 पे कितना 100/2 कितना हो गया 50% क्षेत्रफल बढ़ गया। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं अगला। कहता है दी गई 10 संख्या का औसत निकालने के लिए देखिए लड़का को बोला गया कि 10 संख्या का तुम औसत निकालो, निकाल करके बताया 50 है ना। 10 संख्या का औसत कितना बताया, 10 संख्या का औसत एक विद्यार्थी निकाल के बताया 50, ठीक है। जब जांच किया गया तो देखा कि जहां होना चाहिए था 46, जहां क्या होना चाहिए था 46, तो थोड़ा गलती से कर दिया वहाँ पे 64, तो कितना ज़्यादा ले लिया, तो 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 5 में से 4 गया, क्या किया जी 14, 5 में से 4 गया 1 है ना। 18 ज़्यादा ले लिया, तो 18 ज़्यादा ले लिया तो 18 कम लेना था है ना जी, 18 कम लेना चाहिए था कुल मिला करके, तो कुल मिला के 18 कम लेना चाहिए, तो कुल मतलब योग हुआ ना 18 कम लेना चाहिए। तो 10 पे 18 लिया तो 1 पे कितना लेगा, यानी औसत निकालेंगे तो -1.8 लेना चाहिए था, मतलब प्रत्येक औसत में 1.8 घटा दीजिए, तो यहाँ से 1.8 घटाइएगा तो हो जाएगा 42.2, यही हमारा नया औसत है। दूसरा तरीका भैया कहता है 10 संख्याओं का औसत 50 है, तो योग कितना हो जाएगा 500। कहता है 46 की जगह कितना ले लिया 64, तो इसमें है कितना इंक्लूडेड 64, तो आप पहले 64 घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, यहाँ 4। अब 46 जोड़िएगा, चूँकि 46 सही था तो इसमें 46 जोड़ दीजिए, 6 2 6 6 12, 4 3 7 1 8 4 है ना। अब इसका औसत निकालिए तो योग हो गया, तो 10 संख्या है, संख्या भी 10 है, 0 48.2 आ गया। चलिए राघव की मजदूरी 50% कम कर दी गई, तो मान लीजिए पहले उसका मजदूरी था 100 रुपया, 50% कम करोगे तो कितना बचा 50 रुपया। अब कहता है इस मजदूरी में 50% बढ़ा दो, तो जैसे ही 50% बढ़ाओगे तो इसका 50% बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 25, तो हो कितना जाएगा 75। तो कहता है कितना परसेंट का कमी हुआ, तो पहले 100 कमाता था 75 कमाता है, कमी कितना 25 का, किस पे 100 पे, तो कितना परसेंट हुआ 25%। चलिए
अगला कहता है बिना एक कार्य को 40 दिन में कर सकती है, वह 8 दिन काम करती है और फिर शेष काम को संगीता 16 दिन में पूर्ण कर देती है। दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगी? देखिए, एक बीना नाम की आदमी है, महिला है, वो काम को 40 दिन में करती है। कितना दिन में? 40 दिन में। तो हम मान लेते हैं टोटल काम, तो टोटल काम हम मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? 40। जब 40 काम को 40 दिन में करती है तो पर डे कितना करती है? तो एक काम पर डे करती है। ठीक है, तो कहता है 8 दिन काम करती है। कौन? बीना। तो जब 8 दिन काम करेगी तो 8 काम कर गई, तो 40 काम में 8 काम कर गई, बचा कितना? 32 काम। और कहता है शेष काम यानी 32 काम को एक संगीता या सुनीता नाम का संगीता नाम की महिला 16 दिन में करती है। तो 32 काम 16 दिन में, तो एक दिन में तो 2 काम यानी 2 वर्क पर डे इसका क्षमता हुआ। कहता है अब सब मिला के भूल जाइए बात, अब बताइए टोटल काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगी? तो टोटल काम कितना है? 40 काम दोनों मिलकर, एक दिन में 1 काम, एक दिन में 2 काम, सब मिला के 3 काम करेगी। तो 40 काम को 3 काम डेली करेंगे तो कितना दिन लगेगा? भागा देंगे तो 3×39 सही 1/3 दिन लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अगला बहुत अच्छा है। अब तो वो है आपका अगला किससे रिलेटेड है? क्या बोलते हैं? माध्य माध्यिका से। ठीक है, माध्य वाला ट्रिक तो बताए थे आपको। यह संख्या दे रखा है 45, 34, 32, 30। रुकिए लिख लेते हैं। देखिए भाई साहब, कहता है इसका माध्यिका 24 है, तो x का मान निकालिए। देखिए यहाँ x है, 2x है, इसको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं पढ़िएगा, ये भी x है। ठीक है, देखिए संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, दोनों एक ही में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। ठीक है, तो जब 10 संख्या है तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ 10 संख्या है तो n बराबर क्या हो गया? 10। तो क्या लिखेंगे? 10/2 पद प्लस 10 बटा, देखो क्या लिखते हैं? n/2 पद, ऐसे लिखते हैं जी, हटाइए। n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, है ना, बटे 2। यही तो माध्य होता है। माध्य कितना दे रखा है? 24। अब देखिए n का मान 10 है तो 10 क्या था? 5वां पद। 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद और 6ठा पद। तो 5वां पद और 6ठा पद को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x, x है भैया, 2x - 13 प्लस x + 1 बटे 2। तो 24 गुना क्या हो जाएगा? 48 बराबर 2x और x क्या हो जाएगा? 3x - 13 + 1 - 12। ठीक है, अब देखिए 3x बराबर होगा 12, अगले साइड जाएगा तो 48 से 12 60, x बराबर क्या हो जाएगा? 20। यही पूछ रखा था x का वैल्यू क्या होगा, तो 20 होगा। ठीक है, तो चलिए भाई लोग, आज का जो सेट प्रैक्टिस था, सेट नंबर 12, वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लगभग आधे सेट प्रैक्टिस अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगभग कर गए हैं। तो इसी तरीके से बने रहिएगा, हम फिर आपके लिए सेट लेकर आएंगे ग्रुप डी का, वो अभी लाएंगे, दे रहे 10-15 दिन अभी और पूरा सेट करने के बाद। तब तक अभी इसी को करते हैं, 10 दिन और चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।